हम लोगों का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोग ये डिसाइड करेंगे, ये स्टडी करेंगे कि मटेरियल के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो वर्थ स्टडी होती। बेसिकली हम पहले मैटर को डिवाइड करते हैं 3 स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड्स वो होते हैं जिसका वॉल्यूम फिक्स है, जिसकी शेप फिक्स है। शेप, वॉल्यूम दोनों चीजें उसके फिक्स हैं और वो रिजिड होते हैं। लिक्विड वो होते हैं जिनका वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है, और शेप उसकी जिस बर्तन में डालेंगे अकॉर्डिंग टू द कंटेनर इट विल चेंज इट्स शेप, दैट इज लिक्विड। Liquid has a property that it can flow. Then we have gases. The gases do not have fixed volume and the gases do not have fixed shape. Those are gases. Now, when we come to study the properties, mechanical properties, then all the mechanical properties, whether it is solid, liquid or gas, this is due to a particular force and energy. And that is interatomic forces. Interatomic force, or we can say intermolecular force. This interatomic force gives the many characteristics to the solids, to the liquids as well as to the gases. We will study characteristic of elasticity. In liquids we will study how they create pressure. What is viscosity? There is surface tension. Then in the gases create pressure, and there are many other properties like boiling and solidifying. And there are so many properties, and all these properties whichever we have named in the liquid, in the solids or in the gases are due to only one phenomena, and that is interatomic force. तो अगर आपको interatomic force समझ में आ गया तो आप हर चीज समझ सकते हैं। आगे के जो 9 टॉपिक हमने स्टडी करने हैं, all the topics we can understand if we know that the fundamental is interatomic force. Okay, now what is interatomic force? We know that material is made of small particles which are molecules or atoms. How these atoms are located inside a material? Atom के अंदर जो material के अंदर जो एटम होते हैं उनकी लोकेशन कैसी होती है? क्या वो खड़े होते हैं या क्या वो चल रहे होते हैं? तो आंसर है वो हमेशा इन ए स्टेट ऑफ मोशन होते हैं, और वो स्टेट ऑफ मोशन में वो अलग अलग तरह के मोशन रखते हैं, जैसे वाइब्रेट करना, मूव करना, ये दोनों मोशन उनके पास होते हैं, और रोटेट करना, तीनों मोशन होते हैं। बहुत से मोशन हो सकते हैं एट ए टाइम, बहुत से मोशन हो सकते हैं। देखिए ये एक पार्टिकल है, ये ऐसा घूम रहा है, कौन सा मोशन है? रोटेशनल मोशन। घूमते घूमते ये ऐसा ऐसा भी करता है, घूमते हुए ये घूम रहा है और ऐसे घूमते हुए ऐसे ऐसे कर रहा है, तो ये कौन सा मोशन है? वाइब्रेटरी, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो घूमता भी है और सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कर रहा है, ये दोनों कर रहा है। उसके बाद ऐसा करते हुए ये यहां से ये वाइब्रेशन करते हुए घूम रहा है, वाइब्रेट कर रहा है और ऐसे जा रहा है। ये अब हमने यहां देखा, फिर इसको यहां देखा, फिर इसको यहां देखा, फिर यहां देखा, तो ये कौन सा मोशन है? लीनियर मोशन। सो दिस इज एट ए टाइम it is able to make 3 types of motion: rotational motion, vibratory motion as well as linear motion. ये सब कर रहा होता है। एक काम ये और भी कर सकता है, ये जो ऑसिलेशंस होते हैं, एक ऑसिलेशन होते हैं ये अपनी मीन पोजीशन से ऐसे वाइब्रेट करता है और दूसरा ये ऐसे मूव करता है। जब ये ऐसे मूव करता है कहीं ना कहीं टकराता है,
फिर वापस आ जाता है, फिर इधर जाता है, फिर ऐसे जाता है. सो इट कीप्स ऑन मूविंग. ओके, जब ये ऐसा मूव करता है तो ये अपनी सरफेस से बाहर क्यों नहीं आ जाता? ऐसा मूव करते करते सरफेस के बाहर क्यों नहीं आ जाता? तो उसका आंसर हम सरफेस टेंशन में पढ़ेंगे कि सरफेस के बाहर आने के लिए इसको जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी उसके पास नहीं होती, इसलिए इसको सरफेस के अंदर ही रहना पड़ता है. अंदर में सारे जो एटम हैं सब एक दूसरे पर एक फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सभी एटम एक दूसरे की तरफ ऐसे एक दूसरे को खींच के रखते हैं. ये जो खींच के रखते हैं उसके कारण ये एटम इस लोकेशन में ऐसे सेट हो जाते हैं. ये जो आप रेड डॉट्स देख रहे हैं, दीज आर एटम्स, और इनके बीच में एक फोर्स है. वो फोर्स ठीक उसी तरह का होता है जैसे कि उनके बीच में स्प्रिंग लगा दिए गए हों. ओके, तो अगर हम स्प्रिंग लगाते हैं तो स्प्रिंग के दो एक्शन होते हैं. एक, जब उनके बीच का डिस्टेंस हम कम करेंगे तो स्प्रिंग रिपेल करेगा. क्या करेगा? रिपेल. और अगर उसको एक्सटेंड कर देंगे तो क्या करेगा? वापस कॉन्ट्रैक्ट करेगा. तो फोर्सेस के नाम अट्रैक्शन, रिपल्शन. अगर डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हमने माना r0, अगर r0 को हम बढ़ा देंगे तो कौन सा फोर्स स्टार्ट हो जाएगा? अट्रैक्शन. और अगर r0 को हमने कम कर दिया तो फोर्स कैसा हो जाएगा? रिपल्शन. और r0 पे रखा है नो फोर्स, फोर्स इज 0. ये एक्शन उसी तरह से हम सोच सकते हैं जैसे स्प्रिंग के साथ डिफरेंट एटम्स इस तरह से अटैच किए गए. दबाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे, रिपेल करेंगे, और अगर हम खींचेंगे तो वो वापस जाना चाहते हैं. इस तरह से एटम्स इसमें लोकेटेड होते हैं. स्टूडेंट्स को यह डाउट होता है कि एटम, एक तरफ हम बोल रहे हैं कि एटम चलते रहते हैं, दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि एटम फिक्स होते हैं. तो एटम फिक्स होते हैं कि चल रहे होते हैं? तो आंसर है एटम दोनों काम कर रहे होते हैं. जैसे हमने आपसे पूछा आप कहाँ रहते हो, तो आपने बताया मेरा ये घर है, मैं इस घर में रहते हैं. ठीक है, तो अभी आप घर में हो क्या? नहीं है, पर आप तो बोलते हो मैं घर में रहती हूँ. दूसरा, सुबह आपको हम मिले, कहाँ पर हो? स्कूल में हो. कहाँ रहते हो? घर में रहते हैं, पर अभी तो घर में नहीं है. तो आप घर में फिर कब रहते हो? जब भी हम बात करते हैं आप बोलते हो हम घर में नहीं है. तो आप ये बोलोगे कि हम इधर जाएं, कुछ काम है, एनर्जी है, हम अपने मीन पोजीशन घर से निकल के स्कूल चले जाते हैं, काम खत्म होता है वापस, फिर वहां से निकल के स्पोर्ट्स जाते हैं वापस, मार्केट गए वापस, घर हमारी मीन पोजीशन है. इसी तरह से हर एटम की एक मीन पोजीशन होती है. उस मीन पोजीशन से वो जाता है, वाइब्रेट करता हुआ स्ट्रेट लाइन में जाते हुए, फिर वापस आ जाता है, फिर दूसरी तरफ जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर इधर जाता है, फिर वापस आ जाता है. तो हम अगर उसको पूरा देखेंगे तो उसकी एक मीन पोजीशन होती है. ओके, यहां पर जो रेड डॉट दिख रहे हैं वो उस मीन पोजीशन को दिखाते हैं. समझ आया? तो जरूरी नहीं है कि वहां पर एक एटम हमको खड़ा हुआ मिलता है. हम ये मानते हैं कि एटम मूव कर रहे हैं, लेकिन हर एटम की एक मीन पोजीशन है, और उन सब मीन पोजीशन को अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग जैसा एक डिस्टेंस, इतना लंबा स्प्रिंग r0 का हमको दिखेगा, मिलेगा. इस तरह से ये उनकी मीन पोजीशन के बीच का डिस्टेंस है. तो अब एटम कैसी सिचुएशन में रहते हैं हमको समझ में आ गया कि ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये ऐसा चलता है, ये ऐसा चलता है, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन है. इस डिस्टेंस को ये मेंटेन करते. ये ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा चल रहा है. दूसरे इधर और एटम भी हैं, वाइब्रेट भी हो रहे हैं, रोटेट भी कर रहे हैं. ये एक मीन पोजीशन फिक्स है. एक दूसरा मटेरियल हमने लिया, उसमें भी दो एटम हैं, लेकिन वो यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे चल रहे हैं. ये अपनी मीन पोजीशन पर जब आएंगे तो इनका डिस्टेंस इतना ज्यादा, एक किसी का इतना, किसी का इतना, किसी का इतना. ठीक है. अब दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. ये कौन सा फोर्स होता है? इस पर भी हमको डाउट होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बेसिकली फोर्स चार तरह के होते हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स,
ये दो फोर्स जो हमको बाहर दिखते हैं और दो अंदर के फोर्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर भी होते हैं। दोज आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। वो न्यूक्लियस के अंदर माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस होते हैं और जो हमको आंख से दिखते हैं बाहर अपने चारों तरफ, वो दो तरह के फोर्सेस, इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल। और जितने फोर्स हम देखते हैं सब के सब फोर्स इन्हीं दोनों से बने रहते हैं। तो ये कौन सा फोर्स है? तो हमको ये डिसाइड करना है और ये सोचना है कि क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स है या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो याद रखिए, इंटर एटॉमिक फोर्स इज ए इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, इसको नोट भी कर लीजिए, दिस इज ए इलेक्ट्रिकल फोर्स। ये हम किस कैटेगरी की बात कर रहे हैं? जिसमें हमने ये पढ़ा हुआ है कि मैक्रोस्कोपिक फोर्स दो तरह के होते हैं, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिकल। तो हमको इसको देखकर लालच लगता है कि दोनों के पास मास है, तो दोनों के पास ये फोर्स कैसा होना चाहिए? ग्रेविटेशनल। पर एक्चुअल जो इंटर एटॉमिक फोर्स है ग्रेविटेशनल नहीं होता है। किस तरह से वो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है ये आप क्लास 12th में स्टडी करेंगे, जब आप ये पढ़ लेंगे कि डायपोल क्या होते हैं, डायपोल नेचर क्या होता है, किस तरह से किसी मटेरियल में, किसी भी एटम में, मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के चार्जेस होते हैं और जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो किस तरह से इलेक्ट्रिकल फोर्सेस उसमें लगते हैं। वो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनके सामने इनका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम पड़ जाता है। फिर से अगर हम ये कहें कि एटम एटम के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि नहीं, तो होता है, पर वो इतना कम होता है कि उससे करोड़ों गुना ज्यादा कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिकल फोर्स। इसलिए वो काम करता है, वो एटम्स के बीच में है, इसलिए उसका नाम क्या है? इंटर एटॉमिक फोर्स। तो इंटर एटॉमिक फोर्स का नेचर इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है। मोर देन दिस वी विल स्टडी इन क्लास 12। ओके, और अब उसके बाद डिस्टेंस पर हम फिर से आते हैं। अगर हम इसका डिस्टेंस कम करें तो रिपल्शन का फोर्स होता है और डिस्टेंस ज्यादा करेंगे तो अट्रैक्शन का फोर्स होता है। डिस्टेंस ज्यादा करने के लिए हमको फोर्स लगा के ऐसे डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है। ओके, तो उससे हमने इसके दो ग्राफ बनाए, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का। इसके पास ये जो आर नॉट डिस्टेंस है, इस पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है? मिनिमम। और कोई भी पार्टिकल किस स्टेट में रहना चाहते हैं? तो आंसर है एवरी सिस्टम विश टू रिमेन इन द कंडीशन ऑफ लोएस्ट एनर्जी। लोएस्ट एनर्जी के पोजीशन में कोई भी सिस्टम रहना चाहता है तो दो एटम आपस में किस पोजीशन में रुकना चाहेंगे? अगर हमने उनको इतना दूर कर दिया और इनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम से ज्यादा हो गई, यहां पर मिनिमम है तो ये यहां आ जाएंगे कम पोटेंशियल एनर्जी पे। जैसे आपने पोटेंशियल एनर्जी का एक बड़ा मोटा फॉर्मूला देखा है, mgh। अगर मैं एक बॉल को यहां छोड़ूं तो इसके पास mgh है 20, यहां पर 10, यहां 5 और ग्राउंड पे गया तो 0। तो मैंने बॉल को छोड़ा और उसको बोला जहां तुम्हारी मर्जी है वहां रहो, तो वो कहां जाएगी? ग्राउंड पे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे मिनिमम होती है। और अगर हमने उसको कुएं के ऊपर छोड़ा तो कुएं के नीचे जाएगी तो और एनर्जी कम हो जाएगी, इसलिए वो उसके अंदर चली जाएगी। इसी तरह से एक गैस का बैलून लिया, उसमें हाइड्रोजन डाली और यहां छोड़ा, उसके पास जो एनर्जी है अगर वो ऊपर रहेगी तो एनर्जी कम होगी तो बैलून ऊपर चला जाएगा। तो कोई भी सिस्टम, कोई भी मटेरियल कहां रहना पसंद करता है? जहां उसके पास एनर्जी लोएस्ट होती है। ओके, तो इस तरह से इन एटम्स के आर नॉट डिस्टेंस पर इनकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो इसका हमने ग्राफ बनाया। इनके पास यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी हमने पढ़ा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी निगेटिव होती है। ये निगेटिव मिनिमम एनर्जी यहां पर इसकी होती है। अगर हम इसको कंप्रेस करते हैं यानी डिस्टेंस को कम करते हैं, अगर डिस्टेंस को कम करते हैं ये डिस्टेंस कम होते जाता है तो हम ये देखते हैं कि ये एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, ये ऐसे।
डिस्टेंस को कम करेंगे एनर्जी बढ़ेगी, और ये चाहता क्या है, एनर्जी मिनिमम रहे, तो ये फिर वापस यहां आएगा, डिस्टेंस फिर से ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हम डिस्टेंस को कम करेंगे तो ये एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, तो इसलिए ऑटोमेटिकली ये यहां आ जाएगा। अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो भी एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है, और मिनिमम एनर्जी रहने के लिए ये फिर से इस डिस्टेंस पर आ जाएगा, R0 पर। इसी चीज को हम फोर्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फोर्स से किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके बेसिस पर हमने ये फोर्स का सिस्टम बनाया। जिस समय इनके बीच का डिस्टेंस R0 होता है उस समय फोर्स कितना होता है, 0 यहां पर। अगर हम इसके डिस्टेंस को खींचकर इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज किया, तो आप देखिए ये फोर्स की वैल्यू ये इतनी ज्यादा हो गई, और कैसा फोर्स है, निगेटिव। निगेटिव इज अट्रैक्शन। तो जैसे ही हमने इसकी आर को बढ़ाया, इसका अट्रैक्शन का फोर्स एप्लीकेबल हो गया, और ये फोर्स इतना डिस्टेंस करिए और ज्यादा, इतना डिस्टेंस करिए और ज्यादा, इतना डिस्टेंस करिए, इतना इतना इतना। तो जैसे जैसे हम डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं फोर्स इंक्रीज होते जाता है। और अगर हम इसको कम करें, कम करते हैं ये, तो फोर्स कैसा हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव इज व्हाट, रिपल्सिव फोर्स। तो कम करेंगे फोर्स रिपल्सिव हो जाएगा, और अगर हमने आर को बढ़ाया तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन। तो ये पॉजिटिव रिपल्सिव नेगेटिव अट्रैक्शन फोर्स। अब देखिए यहां से यहां तक, ये इसका मीनिंग अब आपको समझ में आया। अगर आर को कम करते हैं तो फोर्स कैसा है, रिपल्सिव पॉजिटिव, और अगर आर को इंक्रीज करते हैं तो फोर्स कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके दो ग्राफ बनाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज फोर्स वर्सेस डिस्टेंस आर। और ये सबसे कम एनर्जी R0 पर होती है, उसी R0 पर फोर्स कितना होता है, 0। फोर्स मिनिमम उसमें नहीं होता। ठीक है, ये फोर्स 0 कब होता है, R0 पर। ठीक है, ओके। अब हम ये इंटर एटॉमिक फोर्सेस को समझने के बाद सॉलिड्स की प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। We will study property of elasticity. किसी भी ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, तो हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे जिसका मीनिंग हम आपस में एग्री कर लेंगे कि उसका मीनिंग क्या होता है। जैसे एक वर्ड है डिफॉर्म। डिफॉर्म, जो भी फॉर्मेशन ये है, ये एक फॉर्मेशन है जिसमें सब एटम आपस में सेट हैं, इसने एक फॉर्मेशन बनाई हुई है। अब मैंने इस पर एक फोर्स लगाया और फोर्स लगाकर इसकी शेप ऐसी कर दी। इसको मैं ये बोलूंगा इसका फॉर्मेशन खराब हो गया, तो इसे क्या वर्ड यूज करना है, डिफॉर्म हो गया। इस डिफॉर्म करने के लिए मैंने एक फोर्स लगाया, इस फोर्स ने इसको ये डिफॉर्म कर दिया, तो इस फोर्स का नाम डिफॉर्मिंग फोर्स। ये हुआ क्या है, डिफॉर्मेशन। लगाया क्या, डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, तो ये हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के, उसके बाद हम अपने फोर्स को हटा लेते हैं। जब हम अपने फोर्स को हटा लेते हैं तो ये ऑब्जेक्ट दो तरह से बिहेव कर सकता है, एक अपने पुराने फॉर्मेशन में वापस आ जाए, दूसरा अपने पुराने फॉर्मेशन में वापस नहीं आए। अपने पुराने फॉर्मेशन में वापस नहीं आता है, वो कैसा हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये मैंने इसको लिया और ऐसे कर दिया, ऐसे ही रुक गया, वापस नहीं आया। तो इसको मैंने लिया और ऐसा किया, वैसे ही छोड़ दिया, ये वापस आया। तो कोई मटेरियल वापस आएगा और कोई नहीं आएगा।
जो मटेरियल वापस आएगा उसको हम कहेंगे वो इलास्टिक मटेरियल है, और जो वापस नहीं आएगा वो नॉन इलास्टिक। तो ये दो कैटेगरी हो गई, इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक। नॉन इलास्टिक के लिए हम लोग एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक। प्लास्टिक, ठीक है। तो प्लास्टिक का उदाहरण सबसे अच्छा एग्जांपल है आटा, आटे का टुकड़ा, पुट्टी। तो पुट्टी को आप ऐसा रखिए और दबाइए, जैसा दबाएंगे वैसी की वैसी रह जाएगी, थोड़ी सी भी वापस नहीं आएगी। दैट इज परफेक्ट प्लास्टिक, ठीक है। इसी तरह से किसी भी चीज को दबाकर हम छोड़े वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, दैट इज इलास्टिक। सो इलास्टिसिटी क्या हुई? इलास्टिसिटी इज दिस प्रॉपर्टी। तो उस इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को अब हम लोग वर्ड्स में लिख सकते हैं। इलास्टिसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू विच आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। अब एक और वर्ड हम यूज करेंगे, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। जैसे ये 5 एटम हैं, ये 5 एटम हैं, ये 5 एटम इस 5 एटम के ऊपर हैं, ये इतने इतने डिस्टेंस पर ये 5 है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये ऐसा कर दिया, डिस्टेंस बढ़ गया, सो आई विल से कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, ऐसा कर दिया। अभी भी 5 के ऊपर 5 हैं, लेकिन वो वाले 5 के ऊपर 5 नहीं है, ये ऐसा हो गया, लाइक दिस। सीक्वेंस बदल गई तो अभी भी इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, ठीक है। अब मैंने ऐसा किया, इधर का डिस्टेंस ऐसा ही रहने दिया, इनका डिस्टेंस ऐसा बढ़ा दिया, चीज टेढ़ी हो गई, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। तो कॉन्फ़िगरेशन एक जनरल वर्ड है विच वी कैन यूज फॉर एनी टाइप ऑफ चेंज इन द फॉर्मेशन, दैट इज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। ये चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन को और हमने स्पेसिफिक नाम दे दिए, चेंज इन लेंथ, ये खींचा चेंज इन लेंथ, दबाया कंप्रेशन, एलोंगेशन, शेयरिंग, इस तरह से हम लोग इसको अलग अलग नाम दे सकते हैं, ठीक। लेकिन हर एक के लिए कॉमन नाम क्या है? कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, ओके। सो डिफॉर्मिंग अब आपको समझ में आ गया। अच्छा, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाते हैं वो डिफॉर्म हो जाएगी, और जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं तो वो अपना कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगी। अगर वो वापस आ गई तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलास्टिक। और अगर वापस नहीं आई, बिल्कुल वहीं के वहीं रुक गई, तो प्लास्टिक। आधी वापस आई, दैट इज अनइलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक वी कैन से, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हो गई। सो लेट्स राइट व्हाट इज इलास्टिसिटी। सो elasticity is property of solid due to which a material regain its original configuration when deforming force is removed from it। क्या ये सिर्फ सॉलिड की होती है? आंसर है नहीं, ये तीनों की हो सकती है। तो इसको हम कर देते हैं मटेरियल, दो इट इज मोर विजिबल इन सॉलिड्स। पर ये हर एक की, जिसके पास एटम है उसके पास इलास्टिसिटी है, ओके। अब किसी भी ऑब्जेक्ट में जिसके पास एटम्स हैं हम फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स का नाम हम देते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ये हमने एक वायर लिया और इस वायर के साथ यहां पर एक फोर्स लगा दिया नीचे की तरफ, यहां पर वेट रख दिया और वेट रखने से नीचे की तरफ एक फोर्स लगने लगा। ये फोर्स क्या करेगा कि इसकी जो लेंथ है इसको ऐसे बढ़ा देगा, ये। तो अगर यहां से यहां तक इसकी लेंथ थी L, फोर्स लगाने के बाद यहां से यहां तक डेल्टा L इंक्रीज हो गई लेंथ। ये लेंथ L थी, फोर्स लगाकर हमने इसको डेल्टा L इंक्रीज कर दिया, तो डेल्टा L इसकी डिफॉर्मिटी है। हम जो फोर्स लगा रहे हैं इस फोर्स का नाम है डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। अब
जब हम इसको फोर्स लगाएंगे, फोर्स के कारण ये नीचे आना शुरू होगा और नीचे आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, पर ये तो आया नहीं, थोड़ी दूर तक आया डेल्टा एल तक और फिर रुक गया। क्यों रुक गया? क्या फोर्स ने अपनी डेफिनेशन बदल ली? फोर्स हमेशा क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करने से वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी करने से लेंथ उसकी इंक्रीज हो जाएगी। हुआ, शुरू में तो हुआ पर थोड़ी देर बाद बंद हो गया। तो क्यों बंद हो गया? बंद हो नहीं सकता जब तक क्या ना हो, फोर्स जीरो ना हो जाए। इसका मतलब है फोर्स जीरो हो गया। बंद हो गया मीन्स फोर्स जीरो हो गया। फोर्स कब जीरो होता है? तो आंसर है जब एक फोर्स के अगेंस्ट एक अपोजिट इक्वल फोर्स जनरेट होता है, तो ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। इसका ये मतलब हम समझ गए कि जरूर इसके अंदर में एक रिजल्टेंट फोर्स पैदा हो, एक रिएक्टिंग फोर्स पैदा हो गया जो पहले नहीं था। नहीं था, ये फोर्स अकेला था, इसने उसको खींचा, जैसे ही खींचा इसके अंदर में एक अपोजिशन का फोर्स पैदा हो गया और वो बढ़ते चला गया। इंक्रीज होते 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 जब ये यहां से यहां तक पहुंचा तो वो इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया, इसको मैं यहां बना देता हूं थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए, कि ये यहां पर इतना था, दिस वाज द ओरिजिनल लेंथ एल, और फिर हमने इस पर फोर्स लगाया नीचे एफ, और ये यहां तक आ गया। तो ये यहां से चलना शुरू हुआ। ये जैसे ही ये इससे एल से इतना बढ़ गया, थोड़ा सा बढ़ा, इसके अंदर एक फोर्स पैदा हो गया, ऐसे और बढ़ा, ये फोर्स की क्वांटिटी और बढ़ गई। जब यहां बढ़ा तो ये बढ़ते बढ़ते इतनी क्वांटिटी हो गई जितनी क्वांटिटी नीचे है। सो दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट and they cancel out each other. Net force becomes zero, and because the net force is zero, it stops extending. लंबा होना बंद हो गया। तो किसी भी चीज को अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है, पर वो डिफॉर्मेशन कंटिन्यू होता जाए ऐसा नहीं। थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं? डिफॉर्मेशन बंद हो गया। वो डिफॉर्मेशन बंद क्यों हो गया? उसके अंदर एक फोर्स पैदा हुआ। क्या सबूत है उसके अंदर फोर्स पैदा हुआ? तो हमारे पास सबूत है। सबूत ये है कि हमने इस फोर्स को हटा दिया, ये वाले फोर्स को हमने हटा दिया। जैसे ही हम इसको हटाते हैं, व्हाट डू वी ऑब्जर्व? वी ऑब्जर्व कि ये वाला फिर से यहां वापस चला गया, यहां वापस अपनी जगह पर वापस आ गया। कौन है जो इसको यहां से यहां वापस ले आया? वापस लाने का काम कोई फोर्स ही करेगा, और तो कुछ है नहीं। तो हमने ये जरूर सोच लिया कि जरूर इसके अंदर एक फोर्स पैदा हुआ होगा, वही फोर्स इसको वापस ले गया। तो उस फोर्स के दो काम हो गए। पहला ये कि हम जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं उसको अपोज करके वो जीरो बना दे, ताकि एक लिमिट से ज्यादा लंबा मत हो, एक चीज। दूसरा, जैसे ही हम ये फोर्स को हटाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स को, ये फोर्स इसको वापस अपनी जगह ले जाएगा। ये दो काम हो गए। इस फोर्स का हमने एक नाम रख दिया, चूंकि डिफॉर्मेशन को ये रीस्टोर कर देता है, वापस ले आता है, इसलिए इसका नाम रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये हो गया रिस्टोरिंग फोर्स। सो whenever there is a deformation of a material, this force we will call as deforming force, and this force we will always call restoring force. Restoring force और deforming force में बताइए अंदर कौन सा फोर्स है और बाहर कौन सा है? हाँ, बाहर वाले फोर्स को क्या कहेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स, और अंदर वाले को रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये याद रखिएगा, रिस्टोरिंग फोर्स अंदर होता है। अब दूसरी चीज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स में इंटर एटॉमिक फोर्स कौन है? वेरी गुड, इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड कि एटम्स उसके एक्सटेंड हुए हैं, इसलिए उसके अंदर एक फोर्स पैदा हुआ। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? इंटर एटॉमिक फोर्स। तो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होता है, दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स। इसी फोर्स का एक और नाम समझिए। ये फोर्स का एक्शन क्या है? ये फोर्स उसकी शेप को वापस रिगेन कराता है, और ये वाली डेफिनेशन हमने किसकी दी है? इलेस्टिसिटी की।
इलास्टिसिटी के कारण कोई भी चीज वापस जाती है, रिस्टोरिंग फोर्स के कारण कोई भी चीज वापस जाती है, तो दोनों एक ही चीज हो गए। मींस रिस्टोरिंग फोर्स इज व्हाट? इलास्टिक फोर्स। तो इलास्टिक फोर्स मींस व्हाट? रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? इलास्टिसिटी को। आगे हम जाके स्टडी करेंगे कि जिसमें जितना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगा उसको हम कहेंगे वो उतना ज्यादा इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, ओके। अब इसके बाद और हम इसमें डेफिनेशंस क्रिएट करते हैं। इलास्टिक फोर्स के लिए देखिए, हमने एक लोहे का तार लिया, पतला सा तार है, हम चेक करना चाहते हैं इसका रिस्टोरिंग फोर्स कितना है। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, ऐसा बढ़ते जा रहा है। जैसे ही हम 5 किलो से ज्यादा बढ़ाते ही टूट गया। तो हमने बोला अरे ये तो 5 किलो से ज्यादा नहीं खींच पाता है, तो इलास्टिक फोर्स कितना हुआ? 5 किलो। ठीक है, उसके बाद हम एक नायलॉन का, प्लास्टिक का रॉड लेकर आए। उस प्लास्टिक के रॉड को हमने ऐसे रखा और इसके नीचे फोर्स लगाया। 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 7 किलो, 8 किलो, 10 किलो। 10 किलो से बढ़ाया, ये भी टूट गया, तो इसका फोर्स कितना? 10 किलो। तो हमने डिक्लेयर कर दिया कि प्लास्टिक स्टील से ज्यादा मजबूत होता है। इट इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि हम सबको मालूम है कि प्लास्टिक वीक होता है। और तो हमारा ऐसे कैसे हो गया? 5 किलो टूट गया स्टील, 10 किलो नहीं टूटा, 10 किलो में टूटा। क्यों ऐसा हो गया प्लास्टिक? अरे देखिए दोनों में क्या अंतर है? ये पतला है और ये मोटा है। तो स्टील अगर हम पतला लेते हैं तो 5 किलो में टूट सकता है, और अगर प्लास्टिक को इतना मोटा ले लेंगे तो फिर ये 10 किलो तक सहन कर सकता है। तो ये फेयर कंपैरिजन नहीं है। फेयर कंपैरिजन करना हो तो क्या करना चाहिए? दोनों का एरिया एक जितना लेना चाहिए। इसको अगर हम 1 मिलीमीटर मोटा लेते हैं तो इसको भी 1 मिलीमीटर मोटा लेंगे। फिर हम ये देखते हैं कि ये 5 किलो में टूटता है और ये 50 ग्राम में टूट जाता है, तब फेयर कंपैरिजन है। तो इसलिए ये मतलब हुआ कि इलास्टिक फोर्स को नापने का हमारा तरीका, रिस्टोरिंग फोर्स को नापने का तरीका हमको ये नहीं बता पाता है कि कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक फोर्स रखता है। तो हमने अपने तरीके को सुधारा। हमने ये कहा कि हम इलास्टिक फोर्स को ऐसे नापेंगे कि सबका एरिया पहले बराबर कर देंगे। तो हमने फिर से डेफिनेशन बनाई। डेफिनेशन ये बताई कि हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा। उस रिस्टोरिंग फोर्स को हम नापेंगे पर यूनिट एरिया। प्लास्टिक लोगे उसका पर यूनिट एरिया, कॉपर लोगे उसका प्लस 1 यूनिट एरिया, और एल्यूमिनियम लेंगे उसका भी 1 यूनिट एरिया। अब सबको लगा लगा के हमने देखा, जिसका रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा उसका इलास्टिक फोर्स ज्यादा डिक्लेयर कर दिया। नाउ इट इज ए फेयर कंपैरिजन टू कंपेयर मटेरियल। तो अगर हम आपसे ये पूछेंगे कि कॉपर और एल्यूमिनियम में ज्यादा इलास्टिक फोर्स किसके पास होता है, तो आप पहले क्या करेंगे? दोनों के बराबर एरिया वाली तार लाएंगे। उसके बाद दोनों को फोर्स लगा के देखेंगे कि कौन वापस खींचता है। तो दोनों का एरिया बराबर करना है। इसलिए हमने क्या किया? एक नई डेफिनेशन बनाई, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है, ये हमको किसकी क्वालिटी बताता है? उस मटेरियल की क्वालिटी बताता है, एल्यूमिनियम की, कॉपर की, प्लास्टिक की, नायलॉन की, जो भी चीज हम यूज करते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स क्या देता है? टोटल फोर्स। तो हमने एक इक्वेशन बनाया और इसका नाम रखा, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका नाम हमने रखा स्ट्रेस। ओके, उसके बाद जब भी हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे हमेशा उसकी लेंथ में कुछ इंक्रीज होगी। अगर वॉल्यूम में खींचेंगे तो वॉल्यूम में इंक्रीज होगा। तो ये जो शेप में चेंज आ जाता है, इसके लिए हमने नाम रखा स्ट्रेन। अंडर स्ट्रेन मतलब अंडर डिफॉर्मेशन। तो किसी भी चीज का ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना क्या कहलाता है? स्ट्रेन। स्ट्रेन होना, जैसे गर्दन में स्ट्रेन हो गया तो गर्दन टेढ़ी रहती है, दैट इज स्ट्रेन आ गया गर्दन में। ओके, क्यों आ गया स्ट्रेन?
हाँ, कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगा होगा, स्ट्रेस हुआ और उसके कारण स्ट्रेन आ गया। तो स्ट्रेन को किससे जोड़ना है? डिफॉर्मेशन, ये याद रखिए। तो उसको नोट कर लेते हैं, स्ट्रेन, डिफॉर्मेशन। Strain is deformation in original configuration. अब ये स्ट्रेन यानी डिफॉर्मेशन किस तरह से हो सकता है? लेंथ का कम ज्यादा होना, वॉल्यूम का कम ज्यादा होना, या लेंथ और वॉल्यूम दोनों कम ज्यादा नहीं होते तो तीसरी तरह का भी स्ट्रेन हो सकता है। देखिए 3 तरह के स्ट्रेन हो सकते हैं, इन तीनों को हम नोट करते हैं। स्ट्रेन डिफॉर्मेशन इन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। नंबर 1, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, लॉन्गिट्यूडनल, ये हमारे पास ये एक रॉड है जिसकी लेंथ है L, इस पर हमने वेट दिया और वेट देने से इसकी लेंथ इतनी बढ़ गई, डेल्टा L। तो ये जो डेल्टा L और ये L, हमने मेजरमेंट का फॉर्मूला बनाया, that strain is longitudinal strain is equal to delta L upon L. This is longitudinal strain measurement. अब अगर ये longitudinal है तो इसको हम लिख देंगे increase in length, original length। इंक्रीज इन लेंथ को लिखा डेल्टा L, ओरिजिनल लेंथ को लिखा L। तो ये क्या बना? स्ट्रेन। स्ट्रेन का मेजरमेंट पर यूनिट जरूरी है। अब इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट लेंथ अपॉन लेंथ, नो यूनिट नो डायमेंशन। तो नोट कर लीजिए, नो यूनिट नो डायमेंशंस। अब इस स्ट्रेन को हम लोग एक दूसरे तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हैं और उसमें हमने एक बैलून लिया और उस बैलून के अंदर हवा डाली। वो जो बैलून इतना सा था फूलकर ऐसा हो गया, उसकी लेंथ बढ़ी। हमने कहा नहीं और भी तो बढ़ी, लेंथ बढ़ी, विड्थ बढ़ी, डेप्थ बढ़ी, सब कुछ बढ़ गया। ये सब कुछ क्या है? वॉल्यूम। तो क्या बढ़ा? वॉल्यूम। तो ऐसे में जो स्ट्रेन होगा वो क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो दूसरे तरह का बल्क स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक और बल्क स्ट्रेन। तो इसमें हमारे पास पहले ये एक बॉक्स था, इसमें जब हमने हवा डाली तो देखा कि ये ऐसा हो गया, इतना बढ़ गया और इधर से भी इतना बढ़ गया, एंड दिस हैज बिकम सो लार्ज। इस तरह से ये बड़ा वॉल्यूम हो गया। सो वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड। तो इसमें भी फॉर्मूला क्या बनेगा? द वॉल्यूमेट्रिक और बल्क स्ट्रेन इज चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। फिर से वही, इंक्रीज की जगह अच्छा शब्द है चेंज, क्योंकि ये डिक्रीज में भी होगा और इंक्रीज में भी होगा। सो विल राइट इट चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। Increase in volume divided by original volume. This is increase in length or change in length divided by original length. So let us write it change. Change in.
ये हो गया वॉल्यूम के लिए। तीसरी तरह का देखिए, अभी तक हमको ये पता लगा कि लेंथ ऐसा खींचा बढ़ गई, दबाया कम हो गई। ये दोनों चेंजेस किसके हैं? लेंथ के। अगर हम इसको ऐसा दबाते हैं तो इसके लिए हम विड्थ यूज नहीं करेंगे, दिस इज अगेन ए लेंथ। तो लेंथ भले हम ऐसे बढ़ाएं, ऐसे बढ़ाएं, ऐसे बढ़ाएं, ऑल इज लेंथ। वॉल्यूम के लिए हमने क्या किया? अंदर से हवा दी, ऐसा बढ़ गया, या एक फुटबॉल को पानी में डाला, पानी के प्रेशर से वो थोड़ा छोटा हो गया। दीज आर चेंजेस इन वॉल्यूम। ओके, तीसरी तरह का देखिए, इसमें इतनी लेंथ है और इसका वॉल्यूम हमको दिख रहा है। मैंने इसको पकड़ा और ऐसे कर दिया, ये क्या लेंथ में कोई चेंज हुआ? क्या वॉल्यूम में कोई चेंज हुआ? नहीं, लेंथ भी चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ कि नहीं? कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। तो ये भी एक स्ट्रेन है। इस स्ट्रेन में क्या हुआ? इस स्ट्रेन में चीज मुड़ गई। ये यहां पर ये नीचे को मैंने फिक्स किया और ऊपर वाले को ऐसे कर दिया, ये तो ये मुड़ गया। सेम वॉल्यूम, सेम लेंथ, बट कॉन्फ़िगरेशन इज चेंज। इस तरह के जो चेंजेस होते हैं मोड़ने वाले, उनको हम कहते हैं shearing strain. So this is shearing strain. शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेन में हमारे पास एक ये बॉक्स है, इस तरह से हमने इसको फिक्स किया और यहां पर फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से ये जो ऑब्जेक्ट है ये मुड़ गया, और मुड़कर ये तो फिक्स है, यहां से ऐसा हो गया, लाइक दिस, इस तरह से यहां आ गया। तो हमने ये देखा कि ये वाली जो वर्टिकल लाइन ऐसे थी, ये वर्टिकल लाइन ऐसे चली गई, थीटा एंगल से मुड़ गया। लेंथ चेंज नहीं हुई, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, सिर्फ वो अपनी पुरानी लाइन से थीटा एंगल से मुड़ गया। तो इसमें जो स्ट्रेन होगा उसको क्या बोलेंगे? शेयरिंग स्ट्रेन। एंड इसका मेजरमेंट कैसे होगा? सो आंसर है शेयरिंग स्ट्रेन इज थीटा। बस जितने एंगल से वो मुड़ेगा ओरिजिनल लाइन से, दैट इज शेयरिंग स्ट्रेन। हाँ, शेयरिंग स्ट्रेन थीटा, थीटा नापने का हमारे पास एक और तरीका है। फॉर एनी स्मॉल एंगल थीटा वी मेजर इन रेडियन, और रेडियन में किस तरह से मेजर करते हैं? आर्क अपॉन रेडियस। मान लीजिए ये वाली लेंथ इसकी h है, h, और यहां से यहां तक ये वाला डिस्टेंस इसका, ये वाला डिस्टेंस इसका डेल्टा L है। तो थीटा किसके बराबर हुआ? डेल्टा L अपॉन h। आप चाहें इसको h लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं, जो मर्जी लिखिए, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेन हम दो तरह से नापेंगे। अगर हम इसको लेंथ को नाप पा रहे हैं तो इससे कर लेंगे, डेल्टा L अपॉन L, और अगर एंगल नाप रहे हैं तो डायरेक्ट एंगल से नाप लेंगे। दोनों मेजरमेंट हमको शेयरिंग स्ट्रेन के होंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि स्ट्रेन तीन तरह के हो सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और शेयरिंग। नॉर्मली वॉल्यूमेट्रिक गैसेस में होते हैं, और ये जो लेंथ वाले हैं, लेंथ जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज करते हैं, ये अगर मैं इसे ऐसे जोर से खींचूंगा तो इसकी विड्थ थोड़ी सी कम हो जाएगी, ये भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन ये जो चेंज है ये बहुत कम है, ये चेंज भी बहुत कम है। ये वाला चेंज ज्यादा है क्योंकि इसकी ये जो डायमेंशन है, लेंथ की डायमेंशन, ये इससे लार्ज डायमेंशन। सो एट दिस टाइम आई विल से द डिफॉर्मेशन इज इन द लेंथ, और इसके लिए मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन, ठीक है, ओके। तो ये मत सोचिए कि जब कोई चीज लेंथ में बढ़ती है
तो वॉल्यूम नहीं बढ़ता है। अगर उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ता है तो लेंथ जब बढ़ती है तो विड्थ उसकी कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसका एक रेशियो हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि उसको क्या कहते हैं। एनीवे, तो ये 3 तरह के स्ट्रेन होते हैं। ये क्या है? स्ट्रेन। ठीक, ओके। तो अब बताइए, अगर दर्द के कारण हमारी गर्दन टेढ़ी रह गई तो कौन सा स्ट्रेन है? वेरी गुड, शेयरिंग स्ट्रेन। अच्छा, अब अगली चीज हम लेते हैं, जो हम इसके में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं उसके कारण इसमें रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होता है। वो बात हमने बीच में छोड़ दी थी, उसको अब फिर लेते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स को मेजर कैसे करते हैं? मेजर नापते कैसे? तो रिस्टोरिंग फोर्स को नापने का तरीका देखिए। रिस्टोरिंग फोर्स को या फिजिक्स में कोई भी चीज को नापने का तरीका, फिजिक्स में किसी भी चीज को नापने का तरीका वही होता है जो एक सब्जी बेचने वाली अपनी सब्जी नाप के हमको देती, या उस समय हम उसकी सब्जी को नापते हैं। कैसे नापते हैं? वो एक तराजू लेती है और एक तराजू के एक तरफ एक बाट रखती है और एक तरफ सब्जी रखती है। एक तरफ उसने बाट रखा, हमने उसको बोला 2 किलो सब्जी चाहिए, उसने बोला ये लो। हम बोले तो 2 किलो नहीं है। हमने इसको उठाया, अब 2 किलो हो गई। तो वो बोली कि नहीं भैया ये तो ज्यादा हो गया, 3 किलो हो गया, 2 किलो हो गया। तो कैसे डिसाइड होगा? तो हम क्या करते हैं कि एक तरफ 2 किलो का बाट रख देते हैं और दूसरी तरफ सब्जी को चढ़ाते जाते हैं। सब्जी को चढ़ाते हैं और हम क्या देखते हैं, अगर ये ज्यादा है 2 किलो का बाट तो ये नीचे जाएगा, अगर सब्जी ज्यादा है तो ये नीचे जाएगी। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम। क्या आएगा? इक्विलिब्रियम। सो व्हेन देयर इज एन इक्विलिब्रियम, तो हम किसको देखते हैं? सब्जी को नहीं देखते, इसको देखते हैं। कितना लिखा हुआ है? कितना लिखा है? 2 किलो। तो मतलब सब्जी कितनी? 2 किलो। तो हमको सब्जी को नापना नहीं आता, हमको इक्विलिब्रियम स्टेट लाना आता है और उस इक्विलिब्रियम स्टेट में इस लोहे के बाट को हम पहचानते हैं कि ये 2 किलो है, इसलिए हम मान लेते हैं कि सब्जी भी कितनी है? 2 किलो। ये वाली प्रोसेस में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक इक्विलिब्रियम बैलेंस करना, दूसरा एक ऐसा फोर्स लगाना जिसको हम पहले से पहचानते हैं क्योंकि उस पर लिखा हुआ है, जिसको हम पहले से नाप चुके हैं। अब हमने एक रॉड को फोर्स लगाया, इसको हम पहचानना चाहते हैं और इक्विलिब्रियम लाना चाहते हैं। तो इसको हम जो बाट इस पे रखेंगे उस पर देख लेंगे, 1 किलो लिखा है, 2 किलो लिखा है, 3 किलो लिखा है। अगर 1 किलो है तो कितना फोर्स लगाता है? 1 kg फोर्स। इसको एब्सोल्यूट यूनिट में कन्वर्ट करिए, 1 kg इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। mg, m कितना? 1, g कितना? 9.8। तो 1 kg फोर्स किसके बराबर होता है? 9.8 न्यूटन। लेकिन हम बार बार 9.8 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, इसलिए हम उसका नाम वही रख देते हैं, क्योंकि मैं भी पहचानता हूं, आप भी पहचानते हैं कि 4 kg फोर्स का मतलब क्या होता है? 4 किलो को लटकाना है बस। तो न्यूटन बनाने की ना मुझे जरूरत है ना आपको जरूरत है। दिस इज प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, तो हमने क्या किया, यहां पर 3 kg लगाया और 3 kg लगाया, देखा ये ऐसा लंबा हुआ, यहां के रुक गया। क्यों रुक गया और नीचे क्यों नहीं जा रहा? अंदर क्या बन गया होगा? इक्विलिब्रियम बन गया, इक्विलिब्रियम बैलेंस हो गया। किस किस के बीच इक्विलिब्रियम है? रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिफॉर्मिंग फोर्स। इक्विलिब्रियम मतलब रुक जाना। जिस समय ये रुक गया तो हमको क्या पता लगा? दोनों फोर्स कैसे हैं? इक्वल। अब अंदर वाले को हम नापना चाहते हैं, कैसे नापेंगे? इसको तो नहीं नाप सकते, बाहर वाले को नाप लेते हैं क्योंकि हमने उसको रखा 2 kg। तो बाहर का डिफॉर्मिंग फोर्स कितना? 2 kg। इक्विलिब्रियम हो चुका है, इसलिए अंदर वाला भी कितना होना चाहिए? 2 kg। दिस इज एग्जैक्ट मेथड हाउ वी कैलकुलेट और हाउ वी मेजर रिस्टोरिंग फोर्स और एनी अदर रिएक्शन फोर्स, कि हम एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्रिएट करेंगे, उसके बाद एक तरफ को देख लेंगे कितना है, ऑटोमेटिकली क्या समझ जाएंगे दूसरी तरफ लगने वाले फोर्स भी उतने ही हैं।
ये मेथड हर चीज को नापने के लिए लगेगा। अभी पढ़े क्लास 12th में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, जिसमें भी चाहिए। इक्विलिब्रियम की कंडीशन लाइए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लाकर इधर का फोर्स बराबर इधर का फोर्स, इधर का टॉर्क बराबर इधर का टॉर्क, इस तरह से हम उसको मेजर कर सकते हैं। एनीवे, तो ये हमको समझ में आया कि रिस्टोरिंग फोर्स को हमेशा नापा किससे जाएगा? डिफॉर्मिंग फोर्स से, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लाकर। ठीक है, तो क्या होता है, नॉर्मली हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं इलास्टिसिटी के या कुछ होते हैं, यहाँ 2 किलो रखते हैं, फिर 3 किलो रखते हैं, और कॉपी में क्या लिखते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स 2 kg, रिस्टोरिंग फोर्स 3 kg। तो स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि सर ये तो आपने 2 किलो 3 किलो रखा, ये तो डिफॉर्मिंग फोर्स है, तो आप इसको रिस्टोरिंग फोर्स क्यों लिख रहे हैं? अब आपको समझ आया क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दोनों बराबर होते हैं और हम इक्विलिब्रियम ला रहे हैं। मैंने उसको 10 किलो रखा, 10 किलो रखा, तो क्या देखा कि ये जो तार था, इस तार को ये खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है, इतना खींचा कि लास्ट में वो टूट गया। लेकिन ये खींचते जा रहा है, तो क्या मैं रिस्टोरिंग फोर्स 10 किलो लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता, क्योंकि क्या नहीं अचीव हुआ? इक्विलिब्रियम। ठीक है ना? तो हो सकता है इसके अंदर का रिस्टोरिंग फोर्स 6 किलो से ज्यादा नहीं बढ़ पाता। तो वो जब ये 2 किलो था, ये 2 किलो बन गया, 4 किलो था, ये 4 किलो बन गया, ये 6 किलो था, 6 किलो बन गया, ये 8 किलो था, ये 8 नहीं बन पाया। ये कितना था? 6। तो अब ये क्या करेगा? खींचता चला जाएगा, जो इसका एक्स्ट्रा 2 किलो है, जब तक वो तार टूट नहीं जाएगा। ऐसे ही हम चीजों को तोड़ते हैं। एक रस्सी को तोड़ना है, धागे को तोड़ना है, थोड़ा फोर्स लगाया नहीं टूटा, और लगाया नहीं टूटा, और ज्यादा लगा दिया टूट गया। क्यों? क्योंकि हमारा फोर्स उसके रिस्टोरिंग फोर्स से ज्यादा हो गया। जब तक नहीं टूटेगा, इक्विलिब्रियम आएगा, उस समय दोनों फोर्स इक्वल होंगे। दिस इज हाउ वी मेजर। अब इसका नॉमेनक्लेचर देखिए। रिस्टोरिंग फोर्स का नॉमेनक्लेचर हम करते हैं इसी के बेसिस पर, सिर्फ शेप के बेसिस पर। ये वाला फोर्स हम लगा रहे हैं, ये इसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, एंड दिस स्ट्रेस, इसमें एक स्ट्रेस पैदा होगी, उस स्ट्रेस को हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। वर्ड यूज करेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला पहले लेते हैं। स्ट्रेस इज restoring force divided by area. That is, restoring force per unit area is known as stress. फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? फोर्स इज F, एरिया इज A। बोलिए यूनिट क्या होगा? न्यूटन। यस, वेरी गुड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया। आगे जाके हम पढ़ेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का भी यूनिट होता है, और इसका हमने एक डिराइव्ड नाम रखा हुआ है पास्कल। सो इन केसेस ऑफ लिक्विड्स और फ्लूइड्स वी कैन आल्सो कॉल इट पास्कल, PA, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका यूनिट है। अब इसकी डायमेंशंस बताइए। डायमेंशंस MLT-2 और ये L2, तो डायमेंशंस क्या हो गई? ठीक है, MLT-2 और नीचे 2 L आ गए। ओके, तो ये हुआ ML-1T-2। ये रिस्टोरिंग फोर्स हुआ, ये इसका यूनिट हुआ। अब रिस्टोरिंग फोर्स का हमने कैटेगराइजेशन कर दिया कि कितनी तरह के रिस्टोरिंग फोर्स होते हैं। तो जितनी तरह के स्ट्रेन होते हैं, उसमें जो जो हम रिस्टोरिंग फोर्स लगाते हैं, उसमें देखिए उसके साथ हम कौन कौन से एडजेक्टिव लगाते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स का बेसिक मीनिंग हमको मालूम है कि जो उसमें डिफॉर्मेशन कर दे। सॉरी, जब डिफॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर जो फोर्स पैदा होता है, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। तो जैसा डिफॉर्मेशन होगा वैसा रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाएगा। अगर हमने इसकी लेंथ ऐसे इंक्रीज कर दी है या इसकी लेंथ डिक्रीज कर दी है, तो इसके अंदर ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हुआ। ये यहां पर ये वाला फोर्स कौन सा है? डिफॉर्मिंग फोर्स। और ये वाला फोर्स कौन सा है? रिस्टोरिंग फोर्स। अगर हम ऐसा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स ऐसा होगा। दीज आर नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस।
ठीक है। टेंसाइल लेंथ के साथ लगने वाली, और फॉर्मूला तो वही है, फोर्स अपॉन एरिया। को इसका एरिया लेना है तो ये आंसर, ये सब ध्यान दीजिए, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो फोर्स हमने लगाया है, ये फोर्स, इसके अंदर ये स्ट्रेस पैदा हुआ, ये इसके हर एटम में पैदा होता है, तो ये वाला जो एरिया है ये हमको लेना है। दिस इज नोन एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसके लिए वर्ड यूज करेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में ये फोर्स लगता है। ये कैसा लगा? अलोंग द लेंथ। अब ये बताइए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रिस्टोरिंग फोर्स, इनके बीच कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो ये हम याद करते हैं, दिस इज नॉर्मल टू एरिया, नॉर्मल टू एरिया। ओके। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक और बल्क स्ट्रेन। इसे देखिए, वॉल्यूमेट्रिक और बल्क स्ट्रेन। बैलून में जो हम फोर्स लगाते हैं उसकी कोई एक डायरेक्शन नहीं होती, पूरे एरिया में वो लगता है, इधर 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 सब तरफ लगेगा और ऐसा बढ़ा देगा। अगर हमको उसका मेजरमेंट करना है तो मेजरमेंट, ये फॉर्मूला उसमें भी चलेगा, टोटल फोर्स हमने जितना लगाया डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया, दैट गिव्स द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसके कारण एरिया में जो चेंज होगा, दिस इज नो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, नॉट चेंज। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, दिस इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है। इसका यूनिट भी वही आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ठीक। अब इसे देखिए, हाँ, इसकी डायरेक्शन भी कैसी होगी? नॉर्मल टू द एरिया सरफेस, सेम। अब शेयरिंग, शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस में हम जो फोर्स लगाएंगे वो फोर्स नॉर्मल टू द एरिया नहीं होगा। ये, इसको मुझे मोड़ना है तो ये वाला और ये वाला पोर्शन, इस पर मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा, इस पर ऐसे फोर्स लगाऊंगा और ये ऐसा मुड़ गया। अगर इसको मुझे इधर मोड़ना है तो मैं इस पर ऐसे फोर्स नहीं लगाऊंगा, ये कैसा है? नॉर्मल टू दी एरिया। ये एरिया है और ये इसके ऊपर नॉर्मल है, ऐसा फोर्स लगाएंगे ये, तो डिफॉर्मेशन कैसा होगा? लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन होगा। ऐसा और ऐसा दोनों लगा देंगे, वॉल्यूमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे लेंथ और वॉल्यूम चेंज नहीं करने हैं तो मैं ऐसा फोर्स लगाऊंगा और ये ऐसा टेढ़ा हो गया। ये वाला फोर्स और ये वाला एरिया, ये दोनों एक दूसरे के टेंजेंट बनाते हैं, टेंजेंट इसके साथ इसकी डायरेक्शन में, तो इस फोर्स को हम कहेंगे टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल स्ट्रेस पैदा करेंगे। कैसे पैदा करेंगे? हम डिफॉर्मिंग फोर्स टेंजेंशियल लगाएंगे। तो हमने ये टेंजेंशियल फोर्स लगाया, इसके अंदर टेंजेंशियल स्ट्रेस पैदा हुआ, तो उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे? जितने एरिया को हमने कांटेक्ट में लिया और ऐसे दबाया, दिस फोर्स 20 न्यूटन मैंने लगाया, 20 न्यूटन डिवाइडेड बाय
10, ये क्या निकला? टेंजेंशियल स्ट्रेस। फिर हुक्स लॉ, हुक्स लॉ स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में बताता है। इट्स ए वेरी सिंपल लॉ। ये है कि आप जितना फोर्स लगाएंगे उतनी चीज टेढ़ी हो जाएगी, जितना फोर्स लगाएंगे उतनी लंबी हो जाएगी, और जितनी ज्यादा लंबी होती जाएगी उतना उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा। फिर से देखिए, हमने 5 किलो फोर्स लगाया, उसकी लंबाई 5 मिलीमीटर बढ़ गई, ठीक है, तो उसके अंदर स्ट्रेस भी कितना बन चुका होगा? 5 किलो। अगर हम इसकी जगह 8 किलो लगा देंगे तो उसकी लंबाई और बढ़ जाएगी, तो उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स भी 8 किलो होगा। तो दिस वाज अ वेरी सिंपल लॉ एंड दिस सेज स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनेट टू स्ट्रेन। जितना ज्यादा स्ट्रेस लगाइए उतना ज्यादा स्ट्रेन आएगा, एक चीज। दूसरा, बाद में जाके हमने ये देखा कि हम तो ऐसा बढ़ाते चले जाते हैं, इसको हमने 100 किलो कर दिया, 100 किलो कर दिया तो ये तो रुका ही नहीं, जाके इसने तोड़ दिया। फिर से हमने 20 किलो किया, इसको 20 किलो किया, ऐसा लंबा हो गया, 20 किलो हटा दिया हमने, ये वापस गया ही नहीं, ये वापस नहीं गया, तो ये स्ट्रेस इसके अंदर नहीं था, इसीलिए वापस नहीं गया। ऐसे में हम ये बोलते हैं कि अरे ये तो नियम के बाहर चला गया। तो इस नियम की एक लिमिट होती है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेस लाते तक ये नियम एप्लीकेबल होगा कि जब हम फोर्स को हटा देंगे तो ये वापस चला जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, और उसको हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो हुक्स लॉ हमको ये बताता है, हुक्स लॉ के लिए एक चीज हम पहले स्टडी कर लेते हैं, दैट इज इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट आप समझ गए, जब हम रिस्टोरिंग फोर्स हटाएंगे वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे वापस चली जाएगी। अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी वैल्यू आती है कि अगर डिफॉर्मिंग फोर्स उससे ज्यादा बढ़ गया तो फिर आप उसको हटा दीजिए, वो वापस नहीं जाएगा। वो वाली लिमिट को हम क्या कहेंगे? इलास्टिक लिमिट, क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी खत्म हो गई। सो इलास्टिक लिमिट लिख लेते हैं। इलास्टिक लिमिट इज ओके। तो हम स्ट्रेस बढ़ाते चले गए, इंक्रीजिंग स्ट्रेस, उसकी एक वैल्यू आई 10 किलो। उससे अगर बढ़ाएंगे आफ्टर विच, तब ये क्या करेगा? द मटेरियल विल नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल। उसके बाद हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा भी लेंगे तो भी वो वापस अपनी पोजीशन में नहीं आएगा। तो उसको क्या बोलेंगे? उस स्ट्रेस को इलास्टिक लिमिट, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि इसकी इलास्टिक लिमिट 10 न्यूटन है, तो उसका ये मतलब है कि अगर हम इस फोर्स को 10 न्यूटन से 11 कर देंगे तो ये बढ़ तो जाएगा, हटा दिया, वापस नहीं जाएगा। अगर मैं 10 न्यूटन की जगह 15 न्यूटन इस पे लगाया, ये ऐसा बढ़ गया, फिर मैंने 15 न्यूटन को हटा दिया, ये वापस नहीं गया, तो क्या 15 न्यूटन इसकी इलास्टिक लिमिट है? आंसर है नो। इलास्टिक लिमिट 15 न्यूटन लगाता हूं तब भी वापस नहीं जाएगा, 14 लगाता हूं तब भी वापस नहीं जाएगा, 12 लगाया तब भी वापस नहीं गया, 10 न्यूटन लगाया तब भी वापस नहीं गया, 9 लगाया वापस चला गया। तो वापस कब नहीं गया था? 10 में भी नहीं गया, 12 में भी नहीं गया, 14 में भी नहीं गया। तो हम इलास्टिक लिमिट किसको बोलेंगे? 10 को, 12 को कि 14 को? तो हम बोलेंगे इसको। 10, 12, 14, 20 सभी में वापस नहीं जाता है। इसमें स्टार्ट कहां से हुआ? 10 से। 10 इज द मिनिमम वैल्यू, इसलिए उसको क्या बोला जाएगा? इलास्टिक लिमिट। समझ गए? ये इलास्टिक लिमिट होती है। इसी को दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, इट इज दैट मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच इट विल फॉलो इलास्टिक लॉज, इट विल फॉलो इलास्टिक कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद क्या होगा? आफ्टर विच इट विल बिकम इनइलास्टिक, इट विल नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। उसमें हम क्या वर्ड यूज करेंगे? मैक्सिमम।
ठीक है। ये तो आप दोनों में से जो मर्जी एक याद कर लीजिए, इट इज वन एंड द सेम थिंग, लेकिन मतलब आपको समझ में आ गया, दैट इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड। नाउ हुक्स लॉ। हुक्स लॉ सेज दैट within elastic limit stress is proportionate to strain। जितना स्ट्रेन आप पैदा करेंगे उतना उसके अंदर स्ट्रेस पैदा होगा। जितना ज्यादा किसी चीज को मोड़ेंगे, जितना ज्यादा उसको खींचेंगे, उतना उसके अंदर ज्यादा अपोजिशन का फोर्स होगा। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनेट टू स्ट्रेन। ओके, इसी को अगर हम इक्वल करना चाहते हैं, देन मैथमेटिक्स सेज इट विल बी स्ट्रेस इज इक्वल टू ए कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज ऑलवेज कांस्टेंट। So, the ratio of stress and strain is always constant for any material, and this constant is Hooke's constant. ये जो Hooke's constant है, इसका हमने नाम रखा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस मीन्स मेजरमेंट। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका ज्यादा होगा? जिसका स्ट्रेस ज्यादा होगा। जिसके अंदर ज्यादा फोर्स पैदा होगा उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा, और उसको हम बोलेंगे दैट इज मोर इलास्टिक। यहां से हम एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, आउट ऑफ रबर एंड स्टील विच इज मोर इलास्टिक। दोनों को हमने 1 मिलीमीटर स्ट्रेन किया। कितना स्ट्रेन किया? 1 मिलीमीटर। ये इसको 1 मिलीमीटर बढ़ाया, स्टील को भी 1 मिलीमीटर बढ़ाया, दोनों का स्ट्रेन बराबर हो गया। अब बताइए किसका स्ट्रेस ज्यादा होगा? किसके अंदर ज्यादा फोर्स लगेगा? हमको किसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा 1 मिलीमीटर खींचने में? स्टील पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी उसके अंदर ज्यादा स्ट्रेस पैदा हुआ, इसलिए स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है। तो याद रखिए, स्टील इज सपोज टू बी मोर इलास्टिक देन रबर। क्यों? क्योंकि जब हम उसको डिफॉर्म करेंगे तो हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कौन ज्यादा अपोज कर रहा है बताओ, रबर की स्टील? स्टील। रबर को तो हम थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं मुड़ जाता है, लंबा हो जाता है। स्टील को इतना लंबा करके देखिए, फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा करता है, रिस्टोरिंग फोर्स बहुत ज्यादा करता है। व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स? इलास्टिक फोर्स। तो इलास्टिक फोर्स किसका ज्यादा होता है? स्टील का। इसलिए याद रखिए, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका ज्यादा होगा? जो क्या ज्यादा पैदा करेगा? स्ट्रेस। ठीक, तो इसको एक छोटी सी लाइन यहां याद रख लीजिए, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ओके, अब ये जो हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बनाया, इस मॉडुलस के भी हमने कैटेगराइजेशन कर दिया, क्लासिफिकेशन, कितने तरह के स्ट्रेस, कितने तरह के स्ट्रेन होते हैं उसके बेसिस पर। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक, और थर्ड इज दिस इज शेयरिंग। बस उसी तरह से हमने इसके भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी भी कैटेगरी बना दी, एंड देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पहला, जब स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल होगा
और स्ट्रेस भी लॉन्गिट्यूडनल होगा। तो ये वाला जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, दिस विल बी नोन एज यंग्स मॉडुलस। Y, this is equal to longitudinal stress longitudinal strain। ठीक है, ये इसका नाम क्या है, यंग्स मॉडुलस Y। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेल्टा L अपॉन L। दिस इज F इंटू टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय डेल्टा L इंटू एरिया। This is our formula for Young's modulus। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ एल अपॉन डेल्टा एल इंटू ए। इसी फॉर्मूले में कोई भी अननोन क्वांटिटी के लिए हम ट्रांसपोज कर सकते हैं, लाइक व्हाट इज डेल्टा एल इक्वल टू, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू यंग्स मॉडुलस, ऐसे आ जाएगा। इस तरह से हम यंग्स मॉडुलस को समझते हैं। अब यंग्स मॉडुलस इज ए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका यूनिट क्या होना चाहिए, यूनिट। यहां पर हम देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसका यूनिट क्या होता है, नो यूनिट। इसका डायमेंशन क्या होती है, नो डायमेंशन। इसलिए यंग्स मॉडुलस की यूनिट और डायमेंशन वही होंगी जो किसकी होंगी, स्ट्रेस की। तो इसके लिए हमको अलग से कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। सो दिस यूनिट इज फोर्स पर मीटर स्क्वायर, दैट इज सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। और डायमेंशंस भी वही होंगी, m l माइनस 1 t माइनस 2, यंग्स मॉडुलस। ठीक, ये यूनिट और ये हो गए, तो ये यंग्स मॉडुलस हुआ। अब यंग्स मॉडुलस, ठीक है, यहां पर अलग अलग क्वांटिटीज के रिलेशन आप देखिए, ये रिलेशन पर हम न्यूमेरिकल्स अलग अलग बना सकते हैं। यंग्स मॉडुलस याद रखिए, बेसिकली यंग्स मॉडुलस है क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, हाँ, तो यंग्स मॉडुलस नहीं बदलता है, ये किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और ये नहीं बदलती। तो कौन बदलता है, तो आंसर है ये बदलते हैं। स्ट्रेस लगाते जाइए, कौन बदलता जाएगा, स्ट्रेन। कौन नहीं बदलेगा, यंग्स मॉडुलस। समझ में आया, देखिए फिर से, ये वाले रिलेशन में एफ बदलिए, डेल्टा एल बदलेगा। कौन नहीं बदलेगा, यंग्स मॉडुलस नहीं बदलता। लेंथ इनिशियल लेंथ है, उसकी एक ही वैल्यू है, एरिया वही है, जैसे जैसे फोर्स लगाएंगे वैसे वैसे डेल्टा एल बढ़ते जाएगा। तो अगर हम चाहें तो डेल्टा एल का फॉर्मूला बना सकते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू फोर्स एल अपॉन ए इंटू वाई। फोर्स लगाते जाइए, डेल्टा एल बढ़ते चला जाएगा। कांस्टेंट कौन है, ओरिजिनल लेंथ, एरिया एंड यंग्स मॉडुलस। ठीक, इस तरह से न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं। तो ये चीज दिमाग में याद रखिए, जितना फोर्स लगाएंगे उतना डेल्टा एल यानी इंक्रीज इन द लेंथ बढ़ता चला जाएगा। सो दिस इज यंग्स मॉडुलस। इसके बाद दूसरा वॉल्यूमेट्रिक, दैट इज बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, ठीक है, और दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. सो दिस इज बल्क मॉडुलस. B is equal to
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये है बल्क मॉडुलस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी अपॉन वी, ये आ गया, ठीक है। दिस, अब दिस इज इक्वल टू, ये कौन सा फोर्स है? अप्लाइड फोर्स, फोर्स इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेल्टा वी इंटू ए, बिल्कुल उसके जैसा ही बनेगा। दिस इज बल्क मॉडुलस। गैसेस के केस में फोर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय एरिया का एक फॉर्मूला है, वी कॉल इट प्रेशर, ठीक है। तो उससे हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं, प्रेशर को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन है, वो नोट कर लीजिए। इन केस ऑफ गैसेस, फोर्स अप्लाइड is change in pressure into area, change in pressure into area, that is applied force. Therefore B is equal to delta P into area into volume divided by delta V into area. This is cancelled, so we get it delta P into V upon delta V, ये आ गया चेंज इन प्रेशर इंटू टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम। अब ये जो एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम लोग गैस लॉज में, बॉयल्स लॉ में यूज करते हैं। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये क्या है? बॉयल्स लॉ। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, P और V दोनों चेंज होते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए, डिफरेंशिएटिंग, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो P इंटू डेल्टा V प्लस डेल्टा P इंटू V इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये आया। सो हियर डेल्टा P इंटू V, डेल्टा P इंटू V इज इक्वल टू माइनस, ये इधर चला गया, P इंटू डेल्टा V, ऐसा हुआ। अब इस डेल्टा V को इधर ले आइए, तो ये क्या बन जाएगा? डेल्टा P इंटू V अपॉन डेल्टा V, दिस इज इक्वल टू क्या बचा? P। माइनस शोज दैट व्हेन प्रेशर इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज, सो दैट शोज ओनली दैट डायरेक्शन, अदरवाइज इट डज नॉट चेंज एनी वैल्यू, so we are not concerned. So delta P into V upon delta V, ये पूरा किसके बराबर होता है? प्रेशर, ठीक है। ये अब यहां पर देखिए, B किसके बराबर आके रोका था हमने? डेल्टा P इंटू V अपॉन डेल्टा V, डेल्टा P इंटू V अपॉन डेल्टा V, और ये किसके बराबर होता है? प्रेशर। किसका प्रेशर? प्रेशर ऑफ द गैस। देयरफॉर this is 2 by 1 and 2. Bulk modulus is equal to P. So bulk modulus for gases is equal to its pressure. Simple. तो एक गैस का जितना प्रेशर होता है वही मेजरमेंट किसका है? उसके बल्क मॉडुलस का। ये वाली कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको याद रखनी है। सो दिस इज नंबर 2
बल्क मॉडुलस, और नंबर 3 बहुत छोटा सा है, दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हम लेते हैं दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। फिर से स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और इसे इस तरह से लीजिए, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। Shearing stress, force upon area on which force is applied per unit area. This is to be divided by shearing strain theta. ये आ गया इसका फॉर्मूला। लेकिन अगर हम उस थीटा को यहां डेल्टा एल अपॉन एच लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए, और थीटा को लिखेंगे डेल्टा एल इंटू एच। लेकिन इसमें हमको पहचानना पड़ेगा कि एच कौन है, डेल्टा एल कौन है, एरिया कौन है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले का कोई ज्यादा इसको याद करने का तब तक सिग्निफिकेंट नहीं है जब तक आप इसमें हर क्वांटिटी को याद नहीं कर लेते कि ये कहाँ का एरिया है। इसलिए ना इसके साथ हमेशा ये डायग्राम बना कर रखिए, और इसको हमने ऐसे टेढ़ा कर दिया यहां पर, तो ये एंगल थीटा है, यहां नोट कर लीजिए। ये क्या चीज है, डेल्टा एल, इसको हमने क्या लिया है, एच, और ये वाला एरिया हमको लेना है, एरिया, और इस पर फोर्स ऐसे लगेगा। ये वाली चीज कभी कभी इतनी कंफ्यूजिंग हो जाती है कि इसको हम यूज करते हैं आपके स्किल टेस्ट करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो प्री मेडिकल, आईआईटी, ये सब में ये चीज आती है। तो अगर हमको शेयरिंग मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालना है, तो फोर्स कैसा होना चाहिए, नंबर 1 टेंजेंशियल टू द सरफेस। अब हमको क्वेश्चन दिया जाता है कि ये एक सरफेस है, ये इस सरफेस, दिस इज 10, दिस इज 5, दिस इज 2। यहां पर हमने एक फोर्स लगाया 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, दैट फोर्स इज 20 न्यूटन, एंड इट हैज मूव्ड अवे बाय 1 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो इसके लिए हम किस तरह से बनाएंगे, एक तो ये जो एफ लगा एट 30 डिग्री, इसका ये वाला कंपोनेंट लेंगे, एफ कॉस 30। समझ आया, क्योंकि फोर्स कैसा होना चाहिए, टेंजेंशियल। ये एक नियम आपको याद रखना। दूसरा, ये 10 है, ये 5 है, 10 इंटू 5 50, ये एरिया नहीं चाहिए हमको। कौन सा चाहिए, 5 इंटू 2, ये आपको ध्यान रखना है। तभी ये एरिया लोगे, ये वाला फोर्स लोगे, तब एफ और ए इसमें आएगा। उसके बाद ये यहां से जितना टेढ़ा हो गया 2 सेंटीमीटर, तो डेल्टा एल कितना लेंगे, 2 सेंटीमीटर, और एच किसको लेंगे, ये। समझ आ गया। इस तरह से आपको मालूम होना चाहिए एग्जैक्टली कि इसमें कौन सी क्वांटिटी क्या है, तभी इसका न्यूमेरिकल आपसे ठीक ठीक बनेगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में ये एक इस तरह का क्वेश्चन मैंने बताया। दूसरे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ये हमने लिया और इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, थीटा एंगल से घुमा दिया,
उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालिए। तो उसमें भी आप ये देखेंगे कि हमने ये ऐसे पकड़ के ऐसे लगाया, इसके इस सरफेस के टेंजेंशियल फोर्स है ये, तो दिस फोर्स डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया वैसा होगा। तो उसमें हम टॉर्क को भी इन्वॉल्व करेंगे, उससे निकालेंगे। तो ऐसे हमको निकालने पड़ेंगे कि फोर्स को कितने एरिया पर अप्लाई करके हमने लगाया, फोर्स पर यूनिट एरिया, कितना एंगल वो घूमा, और उससे हम उसकी रिजिडिटी निकाला करेंगे। तो इसके क्वेश्चन आएंगे, वी विल मेक दोज न्यूमेरिकल्स। तो ये डेफिनेशंस ये सब आप याद कर लीजिए, इतने तरह के ये होते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगली क्लास में स्टडी करेंगे, दैट इज यंग्स मॉडुलस और उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा बनता है, ओके, और इलास्टिसिटी के हमारी इंडस्ट्री में क्या यूज हैं, इलास्टिसिटी का नॉलेज होने से हमको क्या बेनिफिट है, किस तरह से हम प्रैक्टिकली उसको यूज करेंगे। दिस वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।